हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज से हम विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक वाइज विज्ञान को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आज से फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को टॉपिक वाइज तरीके से पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, रसायन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपका बायो होगा। देखिए, हमारी ये टॉपिक वाइज सीरीज अलग से चल रही है। एक हम कर रहे हैं साइंस को ऑब्जेक्टिव तरीके से, तो वो सीरीज जैसी चल रही है वैसी की वैसी चलती रहेंगी, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके वीडियो भी लगातार आते रहेंगे और ये वाला जो टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं वो भी हम टॉपिक वाइज पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज से हम फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक हमने लिया है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान का एक कठिन टॉपिक होता है, भौतिक का, फिजिक्स का एक कठिन टॉपिक है। यदि ये आप मुझसे समझ गए, इसका मतलब है कि आपको मेरे से फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और मेहनत करना है। इस बार एमपी पुलिस आपको लेकर रहना है। विज्ञान 12 से 15 नंबर आपके हाथ में रहना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको पूरे के पूरे 12 नंबर मिल सके। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपसे टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे, हमसे डबल मेहनत आपको करनी है। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन दिए जाए उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी करना है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो पहले वीडियो देख लेना आराम से, अच्छा लगे तरीका उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चले जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, ज़्यादा भारी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जो कि है विद्युत। ठीक है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही मैं इसको लिखता हूं तो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और क्या बोलेंगे? धनावेश और ऋणावेश। क्या बोलेंगे? धनावेश और ऋणावेश नाम की दो चीजें उन्होंने बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नाम याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, यदि हो सके ना तो मेरे ये वीडियो आप ऐसी जगह पर देखिए जहां पर आप एकांत में जोर जोर से बोल सके, क्योंकि कई बार क्या बोलने के लिए मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। तो यदि आप खुद से बोलोगे ना तो आपको टॉपिक को इतने अच्छे से आपको समझ में आएगा और मजा भी बहुत आने वाला है ना। इसलिए ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पर आपके चिल्लाने से किसी और को कोई समस्या ना हो। ठीक, अब पहली चीज आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी में कि पॉजिटिव नेगेटिव, धनावेश ऋणावेश, ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि धनावेश और ऋणावेश नाम की दो चीजें होती है। इसमें सबसे पहले हमें पता चला था धनावेश के बारे में, जो कि था प्रोटॉन। कौन था? प्रोटॉन की खोज सबसे पहले हुई थी, उसके बाद आए थे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आए थे न्यूट्रॉन। तीन चीजें आपको लाइन से याद रखना है। प्रोटॉन सबसे पहले आया था, फिर आया था इलेक्ट्रॉन, फिर आया था हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ गए? इसके बाद यदि आपको विद्युत पढ़ना है ना तो दो चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी अपनों। पहली चीज आपको लेना है भय्यू आवेश। क्या लेना है? भय्यू आवेश या छोटा आवेश आपको लेके चलना है। और एक स्टूडेंट, अपना काल्पनिक स्टूडेंट अपन मानेंगे, वो है छोटू। कौन है? छोटू। भय्यू आवेश और छोटू दो लोग अपने साथ में चलेंगे, अपने विद्युत समझने में अपनी मदद करेंगे। ठीक है, अब पहले टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूं। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। जब भी हम टॉपिक की तरफ जाएंगे तो हमारा जो भय्यू आवेश है उसको उठाना है अपने को। क्या करना है? उठाना है भय्यू आवेश को और बोलना है चलो भैया जरा परिभाषा दो, विद्युत आवेश की परिभाषा देना है हमें। तो भय्यू आवेश को हमने बीच में रख दिया, उसके चारों ओर एक क्षेत्र विकसित होगा। क्या होगा? क्षेत्र विकसित होगा। और वह क्षेत्र किसका क्षेत्र है? इस भय्यू आवेश का क्षेत्र है ना। उस क्षेत्र में क्या होगा? यदि कोई दूसरा आवेश आने की कोशिश करेगा, यदि कोई दूसरा आवेश आने की कोशिश करेगा तो ये बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और बल किस पे निर्भर करेगा? वो कौन सा बल लगाएगा? ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो आने वाला आवेश है वो धनावेश है या ऋणावेश है। क्या है? धनावेश है या ऋणावेश है। यदि आने वाला आवेश धनावेश रहेगा तो ये इसको दूर भगाएगा, बोलेगा नहीं आना, है ना, मना कर देगा कि बोलेगा मत आना मेरे क्षेत्र में, क्योंकि हम भी पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। इसलिए धनावेश धनावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि यहाँ पर माइनस आ गया तो ये एकदम से आकर्षित करेगा, बोले आ जाओ आ जाओ, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है, और प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये बात आपको याद रखना है।
क्षेत्र के बारे में एक और बात बताऊं आपको, क्षेत्र मतलब जैसे अपनी फिल्मों में होता था, विलन का क्षेत्र होता था ना, गुंडे का क्षेत्र होता था, तो उसमें उसका मतलब क्या, उसके क्षेत्र का मतलब क्या है, जहां तक उसका डर का प्रभाव रहे, मतलब जहां तक उसका प्रभाव रहे, प्रभाव रहने का मतलब जहां तक उसका डर रहे, उसको हम बोलते थे कि उस विलन का, उस गुंडे का क्षेत्र है। उसी प्रकार आवेश का क्षेत्र मतलब क्या, जहां तक आवेश का प्रभाव रहे, आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा उसको बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत का क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें अगली परिभाषा आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली परिभाषा क्या है हमारी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से हम किसको परेशान करने वाले, हमारे भैया आवेश को। हमने उठाया और बोला कि कोई हमसे पूछा कि भैया हमें किसी बिंदु पर तीव्रता बताना है, जैसे यहां पर एक बिंदु है ए नाम का, यहां पर क्या बताना है, तीव्रता बताना है, तो हम उठाएंगे हमारे भैया आवेश को और यहां पर रख देंगे। कहां बताना है, ए पर, ये लो रख दिया हमने ए पर, और वो भैया से पूछेंगे, भैया आवेश से पूछेंगे कि भैया कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तो वो क्या बताएगा, अरे इतना बल महसूस कर रहा हूं मैं, इतना बल महसूस कर रहा हूं। ये कौन बताएगा, वो भैया आवेश बताएगा, क्योंकि वो एक धनावेश है। भैया आवेश हमारा क्या है, धनावेश है, एकांक आवेश है, वो यूनिट चार्ज है। क्या है, यूनिट चार्ज है, एकांक आवेश है। अब ये जो एकांक आवेश है ये प्लस के साथ प्रतिकर्षण करेगा ना, ये प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये एक बल महसूस करेगा, बल महसूस करेगा। इस बल को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब मैं लिखने जा रहा हूं, उसको समझ लेना एक बार। जो भी चीज हम भैया मानेंगे, क्या माना है, आवेश माना है। आवेश हमने क्यू माना है, क्यू पर क्या लग रहा है, क्यू पर लग रहा है बल, और वो किसके बराबर है, वो E बराबर एफ बटे क्यू के बराबर है। E बराबर एफ बटे क्यू, ये हमारा एक पहला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले याद रखना क्योंकि हमें काम देगा न्यूमेरिकल करने के लिए। E बराबर एफ बटे क्यू आ गया समझ में, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। यहां से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अब ये याद कर लेना, बाद में आपको धीरे धीरे करके मैं खुद याद करवा दूंगा। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, उनके सरनेम है, सब है ना, वैज्ञानिक के सरनेम है, सब उनकी याद में रखे गए ताकि उनका नाम रहे। इसलिए बल को क्या बोला, न्यूटन बोल दिया, आवेश को क्या बोला, कूलाम बोल दिया। आगे समझ में, ये आपको याद रखना है। तो न्यूटन पर कूलाम, ये ई का मात्रक हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब एक चीज हमने समझ ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात करेंगे। अब फिर से परिभाषा देना है तो फिर से किसको परेशान करेंगे, हमारे भैया आवेश को। उसको ले जाना पहले अनंत पे, कहां ले जाएंगे, अनंत पे लेके जाएंगे। ये हमारा अनंत है, ये अनंत पे हम लेके गए, उसको इन्फिनिटी पे लेके गए, इन्फिनिटी पे हम लेके गए। इन्फिनिटी से यहां पर रखा हमने हमारा भैया आवेश, मतलब एकांक आवेश को उसको रखा है, और उसको लेके आ रहे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। विद्युत क्षेत्र के हम क्या कर रहे, किसी बिंदु तक ला रहे। अब उसको पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, तो उसको वहां पर उसका बल पता है ना कि भैया वहां नहीं जाना, खतरनाक लोग हैं वहां पर, प्लस क्यू आवेश बैठा हुआ है तो डर लगता है, उसका बल महसूस होता है, तो वो आएगा क्या आसानी से, नहीं आएगा। उसको लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कार्य करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, कार्य लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहां तक लाने में, एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही तो हमारा विद्युत विभव है। वो क्या है हमारा विद्युत विभव। देखो क्या है, भैया आवेश, किसका मदद ली हमने, भैया आवेश की मदद ली, तो उसको रखेंगे बटे में, क्यों रखा हमने, उस पे क्या लग रहा है, उस पे कार्य करना पड़ रहा है, उस पे क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, और वो किसके बराबर है, वो विभव के बराबर है। भैया आवेश पर किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। या फिजिक्स की भाषा में बोले तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। मतलब V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q। अब देखो मात्रक लिखने जा रहा हूं मैं,
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसको जे से दर्शाएंगे हम। और कूलाम हमने अभी पढ़ा था आवेश का मात्रक, तो उसको सी से दर्शाएंगे। तो जूल पर कूलाम, V बराबर क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। अब हमने एक हमारा आभासी स्टूडेंट माना था ना, काल्पनिक स्टूडेंट भी था छोटू भैया, तो वो सामने प्रकट हो जाएंगे। नहीं सर ये कैसे हो गया? दो दो चीजें थोड़ा लिखेंगे सर, V बराबर जूल पर कूलाम, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको क्या बोलना है? चलो ठीक है छोटू भाई, जूल पर कूलाम मत लिखो, तुम क्या बोल दो, तुम तो सिर्फ वोल्ट बोल दो, लगे 440 वोल्ट। ठीक, तो जूल पर कूलाम को क्या बोलेंगे? वोल्ट भी बोलेंगे, या तो ये बोल लो या तो ये बोल लो। ठीक है, जूल पर कूलाम या वोल्ट एक ही बात है। अब आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है हमारा विद्युत विभवांतर। आगे क्या है? विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है विद्युत विभवांतर। तो हमें क्या विभवांतर निकालना है ना, विभव का अंतर निकालना है। तो आपको दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? दो बिंदुओं की। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तो ये रहा हमारा पहले, जहां पर हमने भैया आवेश को रखा हुआ है, और दूसरा बिंदु हो गया ये। तो एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। अब इस भैया आवेश को उठा के ये दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर आप आ गए, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे विद्युत विभवांतर। बिंदु एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे विद्युत विभवांतर। तो देखो दो बिंदु है, तो इसको दिखाएंगे VA माइनस VB से। किससे दर्शाएंगे? VA माइनस VB बराबर किस पर? भैया आवेश पर। क्या लग रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। तो Q W बटे Q बराबर VA माइनस VB। VA माइनस VB बराबर W बटे Q, ये हमारा विद्युत विभवांतर आ गया। और याद रखना, जब भी ये विभवांतर आ गया, विभव में अंतर आ गया, तो समझ जाना विद्युत धारा भी आ जाएगी। ऐसे अलग से निकलते हुए आएंगे विद्युत धारा कि मेरे को बहना है बहना है बहना है ना। तो जब भी परिपथ में विभवांतर होता है तो विद्युत धारा बहती है। याद रखना, जब भी परिपथ में विभवांतर रहता है तो विद्युत धारा बहती है। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे हम विद्युत धारा को करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा को। धारा निकलते हुए आई, क्यों आई? क्योंकि विभवांतर दिखा उसको कि भैया विभवांतर हो गया तो अब विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत धारा को हम I से दर्शाएंगे। पहली बात, विद्युत धारा मतलब I, क्योंकि विद्युत धारा आई ना, निकल के आई कि नहीं आई, तो विद्युत धारा को हम I से दर्शाएंगे। विभवांतर मिला तो विद्युत धारा आई, तो I से दर्शाया उसको, है ना। तो I बराबर Q बटे T। यहाँ पर Q जो है ना वो है आवेश, Q क्या है हमारा? आवेश है, और बटे में क्या है? समय। आवेश और समय आ गया समझ में? मतलब कितने आवेश एक सेकंड में बह रहा है, कितना आवेश एक सेकंड में बह रहा है, उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। I से दर्शाया है, I बराबर Q बटे T, मतलब आवेश प्रवाह की दर। जब भी बटे में समय आता है तो उसको परिभाषा में जब लिखना है ना तो की दर आ जाता है। तो आवेश प्रवाह की दर, इसको बोलते हैं हम विद्युत धारा, जिसको हम I से दर्शाते हैं। आ गई बात समझ में? तो I बराबर Q बटे T। अब मुझे लिखना है इसका मात्रक। तो आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया है कूलाम, बताया कि नहीं? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो I बराबर या तो आप कूलाम पर सेकंड बोल लो। फिर से दो बातें आ गई, फिर से छोटू भी आ जाएंगे, नहीं ना सर दो बातें कैसे? कूलाम भी बोल रहे, सेकंड भी बोल रहे, तो उसको बोलेंगे ठीक है भैया तुम एम्पियर बोल लो। क्या बोल लो? एम्पियर बोल लो उसको। तो I बराबर कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ये हमारी धारा की, विद्युत धारा की मात्रक हो गया। विद्युत धारा का मात्रक हो गया हमारा एम्पियर। आ गई बात समझ में? आगे हम बढ़ते हैं। यदि अपने को विद्युत धारा को नापना है, क्या करना है? विद्युत धारा को नापना है कि भैया ये कोई एक तार है हमारे पास, इस तार में से यदि विद्युत धारा बह रही है तो कितनी धारा बह रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अमीटर का। किसका उपयोग करेंगे? अमीटर एक उपकरण होता है जो धारा मापने के काम आता है। तो अमीटर का उपयोग करा आपने। क्यों करा? क्योंकि आपको धारा नापनी थी। धारा मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर हम धारा मापने के लिए ऐसा अमीटर को लगा देंगे। ए मतलब अमीटर, और उसको लगाया है धारा के रास्ते में। कहाँ लगाना है? धारा के रास्ते में लगाना है, ताकि आप धारा को माप सके। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन आता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक क्वेश्चन आता है आदर्श अमीटर, मतलब वो आइडियल चीज हो गई, आदर्श चीज हो गई, उसका प्रतिरोध पूछा है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है?
तो दो ऑप्शन है आपके पास, आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर, दो चीजें आएंगी। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी इनमें दो अ से ज्यादा नहीं आएगा। देखो एक अ यहां पर आ गया, दूसरा अ यहां पर आ गया, और प्रतिरोध में जब आंसर आएगा ना तो या तो शून्य आएगा या तो अनंत आएगा। तो दो से ज्यादा अ आ नहीं सकते, और अनंत लिखूंगा, तीन अ हो गए तो ये मेरे नियम की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर अनंत नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। यहाँ क्या लिखना है, शून्य लिखना है। दो अ आ गए तो तीसरा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। आदर्श अमीटर का याद रखना शून्य होता है प्रतिरोध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत धारा हमने पढ़ ली। विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर। इसको नापने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अमीटर, और अमीटर को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में। किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे अमीटर को। मैंने जैसा अभी लिखा था, अभी धारा बनाई थी और उसमें एक बीच में लगाया था अमीटर, तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है ना। एक वोल्ट मीटर आता है, एक विभव को मापने के लिए आपको वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर जो कि विभव मापने के काम आता है, और इसको नापने के लिए आपको इस प्रकार से लगाना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है और आपको विभव नापना है बैटरी का, तो यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे उसको लगाएंगे हम समांतर में। कैसे लगाएंगे, समांतर में आपको लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, जब जाके आप उसको विभव बता पाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाएंगे हम समांतर में, और अमीटर लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में, ठीक। मैं याद करवा दूंगा आपको अभी बाद में कि श्रेणी क्रम में क्या क्या चीजें लगती है, और उसका उल्टा समांतर क्रम, ठीक। अब एक होता है आदर्श वोल्ट मीटर। क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर। इसका प्रतिरोध आपको बताना है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मैंने आपको बताया कि दो अ से ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें एक ही आया है, तो एक अ कहां से आएगा, अनंत से आएगा, ठीक है ना। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। इसमें अभी मैंने बताया आपको कि दो अ होना चाहिए, तो एक अ यहां से मिल गया, दूसरा अ यहां पर मिल गया, मतलब दो अ हो गए। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और आदर्श अमीटर का हमने पढ़ा है, तो दो अ पहले ही आ गए तो शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। और वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं अ से तुमको बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से आपको याद करना है। आ गया समझ में। और इसको जोड़ेंगे कैसे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में किसको जोड़ना है, अमीटर को जोड़ना है। आ गई बात यहां तक समझ में। अब बढ़ रहे हैं हम आगे, और आगे हम देखने वाले तीन प्रकार के पदार्थ। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। तो चालक पदार्थ क्या होते हैं, जो धारा को जाने दे, है ना। ऐसे पदार्थ जो धारा को अपने में से बहने देते हैं, जाने देते हैं, उनको बोलते हैं हम चालक। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं कुचालक। कुचालक मतलब मतलब वो बुरे हैं, बुरे की हुए, धारा के लिए बुरे, मतलब उसको जाने नहीं देते, है ना। ऐसा करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कि नहीं जाने देना। अब तीसरे होते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थ भी पहले ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं जाने देना, धारा आई बोले नहीं जाने देना, फिर उनको क्या करना पड़ता है, ऐसा करके गर्म करना पड़ता है ना। समझ गए, बोल नहीं सकता, समझ जाओ कि ऐसा करके अपन रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो उनके ऐसे हाथ ऐसे हो जाएंगे, जाओ बोले। अर्धचालक पदार्थ स्टार्टिंग में जब ठंडे पड़े हैं ना, तो होंगे कुचालक, है ना। धारा को जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे। लेकिन हमने कर दिया उनको गरम, ठीक है, हमने क्या कर दिया, गरम कर दिया। ये देखो, ये गरम कर दिया हमने, जेब में से निकाल के गरम कर दिया उनको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो धारा को जाने देंगे, मतलब हो जाएंगे चालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और चालक पदार्थ के बीच में होती है, स्टार्टिंग में ठंडे है तो कुचालक, गरम कर दिया तो चालक, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक बोलेंगे। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। ये भी याद रखना, किसके बनेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो चीजों के बनते हैं हमारे अर्धचालक पदार्थ। मतलब ये बनते हैं हमारी उपधातुओं के। केमिस्ट्री में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, धातुएं, उपधातुएं और हमारे अधातुएं, ठीक है ना। तो अभी याद रखना, बस उपधातुओं के बनेंगे, ठीक है। क्या होते हैं ये हम बाद में समझेंगे, है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम दो क्या होते हैं, अर्धचालक। चालक समझ गए आप, चालक मतलब जो धारा को जाने दे उनको बोलेंगे चालक, जो रोक दे, नहीं जाने दे, उनको बोलेंगे कुचालक, और जो स्टार्टिंग में ठंडे पड़े हैं तो नहीं जाने दे रहे, लेकिन गर्म कर दिया तो जाने देते हैं, उनको बोलते हैं अर्धचालक। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये आपको याद रखना है और लिख लेना है कॉपी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ हमने इसके पहले पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे हम,
ओम का नियम पढ़ने वाले। ओम का नियम, ओम्स लॉ इंग्लिश में बोला जाता है, ओम्स लॉ, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो ओम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक चालक को उठाया, एक चालक उठाया, देखो ये चालक है, चालक मतलब तार, एक चालक को उठाया, इसके एक सिरा है ए, एक सिरा है बी, एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, तो इसके बीच में उसने लगा दिया बैटरी। क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, है ना, बैटरी लगाया उसने, मतलब विभवांतर उत्पन्न किया। बैटरी में क्या होता है, विभवांतर होता है, एक टर्मिनल प्लस का, एक टर्मिनल माइनस का, प्लस माइनस का एक मतलब विभव उच्च रहता है प्लस वाले का, और एक का क्या होता है, निम्न होता है, मतलब उसमें विभवांतर है, तो उसको लगाएंगे तो क्या होगा, धारा उत्पन्न होंगी कि नहीं। मैंने आपको बताया विभवांतर जैसे ही होता है, विभवांतर जैसे ही दिखा, धारा ऐसे उत्पन्न होके आ जाएगी, धारा आई, धारा आई ना, ये आई धारा, विभवांतर आया तो धारा क्या होंगी, आएंगी, धारा आई, ठीक है। अब उसने, ओम ने क्या करा, वो सीधा नहीं बैठा, एक बार लगाता धारा बहती, छोड़ देता, कोई दिक्कत होती क्या, नहीं होती, लेकिन उसने क्या करा, वो सीधा नहीं बैठा, उसने इसको चेंज करा। पहले वो मान लो कि 5 वोल्ट की बैटरी लगाया था, तो धारा बह रही थी, मान लो कुछ धारा बह रही थी, मान लो 1 एम्पियर की धारा बह रही थी, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी पे माना कि हमने 1 एम्पियर की धारा बह रही थी। अब उसने क्या किया, वो सीधा नहीं बैठा, उसने इस वोल्टेज को, इस विभव को और बढ़ाया, कितना कर दिया, मान लो 10 वोल्ट कर दिया, तो उसने देखा कि ये धारा भी सीधी नहीं बैठी, ये क्या हो गया, डबल हो गई, ये भी बढ़ गई। जैसा विभव बढ़ाया वैसे ही धारा बढ़ी। फिर उसको और मजा आया, उसने 15 करा तो देखा कि धारा और बढ़ी, फिर उसने और करा, 20 करा, धारा और बढ़ी। अब उसको मजा आने लगा था, वो करते गया, विभव बढ़ाते गया, उसने देखा धारा बढ़ते जा रही है, फिर एकदम से कम करा तो धारा भी कम हो गई, है ना। तो मतलब सीधा संबंध हो गया कि नहीं, कि विभव जैसा जैसा बढ़ा रहे धारा भी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं हम समानुपाती। ये मैंने बीच में लगाया हो ना, इसको बोलेंगे हम समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती का चिन्ह बोलेंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, V समानुपाती I। आई बात समझ में। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना, तो एक नियतांक लगाते। तो ओम का नियम था, तो ओम ने यहां नियतांक लगाया R। क्या नियतांक लगाया, R नियतांक लगाया। तो लोगों ने उससे पूछा भैया ये R क्या, तो उसने बताया कि प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध। तो फिर से पूछा क्या प्रतिरोध, तो बोला प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ओम के नियम से आया था ना, तो इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक है ना, उसने ही रखा, क्या रख दिया, ओम रख दिया। क्या रखा, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसको ऐसा दर्शा दिया। ठीक, समझ गए कैसा दर्शाया, ऐसे दर्शाया उसको, ओम को। आ गई बात समझ में, ओम है प्रतिरोध का मात्रक और उसको दर्शाना है हमें इस प्रकार के सिंबल से। ठीक है, ये सिंबल आपको दिख पा रहा होगा, नहीं तो ये देखो सिंबल, ठीक है, कैसे इस प्रकार से उसको दर्शाया जाएगा। आ गई यहां तक बात समझ में। अब ये प्रतिरोध के बारे में अंदर घुसेंगे हम, है ना। पहली बात समझ में आई कि वोल्टेज क्या बढ़ाने से धारा बढ़ रही थी, वोल्टेज कम किया धारा कम हुई, तो वोल्टेज जो विभव है हमारा वो धारा के समानुपाती हुआ। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक लगाया R। R को क्या बोला, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट, और इसका मात्रक दिया, ओम का नियम से आया था तो ओम मात्रक दे दिया, और इस प्रकार का इसका सिंबल रहेगा। ठीक है, और रुकावट मतलब इस प्रकार से आपको दिखाना है ना। स्पीड ब्रेकर आते हैं ना वो ढेर सारे, उसको बोलना प्रतिरोध। अपनी स्पीड कम करते हैं कि नहीं करते, जब भी बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं तो अपनी स्पीड को कम कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है ना, उसके बाद भी ऐसा एक मन हो जाता है कि ऐसा कर ही दो अपन, है ना। तो वैसे ही याद रखना आपको, वो प्रतिरोध है। जब भी आएंगे ना तो आप समझ जाना कि वो क्या है, प्रतिरोध है, जिसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम है। वो स्पीड ब्रेकर का मात्रक क्या है, ओम है, और इसका सिंबल भी आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार से हम उसका सिंबल बनाएंगे। ठीक है, अब जो प्रतिरोध है वो लंबाई के साथ बढ़ेगा। देखो वो जो स्पीड ब्रेकर है उनकी संख्या को आप बहुत सारी बढ़ा दो, बहुत लंबी दूरी तक कर दो, तो आपकी स्पीड और कम होगी कि नहीं, तो मतलब प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं। प्रतिरोध बड़ा प्रतिरोध क्योंकि लंबाई बढ़ाई थी आपने, तो R समानुपाती L लिखेंगे। लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध बढ़ा, मतलब R समानुपाती L। और दूसरा है क्षेत्रफल, छोटे छोटे रखो उसको, जो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना उनको छोटा कर दो आप, मतलब क्षेत्रफल को कम कर दो, तो कोई समस्या होंगी क्या उससे, नहीं होंगी, आसानी से निकल सकते हो। ये बड़ा बड़ा कर दो फिर तो दिक्कत होंगी ना, फिर तो क्या निकल ही नहीं पाएंगे अपन, पूरा ही रोक दिया उनने तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध, छोटा है
भैयू स्पीड ब्रेकर है तो आपको जाने में आसानी होती है, बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत होती है, रोकना पड़ता है। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ गया समझ में। व्युत्क्रमानुपाती को 1 बटे करके लिखेंगे, 1 के बटे में ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब ये यहां पर भी समानुपाती, यहां पर भी समानुपाती, तो उन दोनों ने बोला भैया दो दो जगह समानुपाती लगाने से अच्छा एक ही जगह लगा दो। तो एक ही जगह लगाएंगे तो R समानुपाती L बटे A हमने लिखा, R समानुपाती L बटे A हमने लिख दिया। यहां तक आपके समझ में आ गई होंगी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं R समानुपाती L बटे A। अब समानुपाती का चिन्ह फिर से आ गया तो फिर से हटाना पड़ेगा, तो R का समानुपाती का चिन्ह हटा के हम नियतांक लगाएंगे रो। ये P जैसा बन रहा है ना, ये क्या है, रो है, ये रो, ठीक है, क्या है, रो है। और इधर आ गया L बटे में आ गया A, R इज इक्वल टू रो L बटे A। अब रो रहा है ना बेचारा, तो उसको समझाएंगे कैसे, अरे पागल क्यों रोता है, तू विशिष्ट है। क्या है, तू विशिष्ट है। तो ये तो था नॉर्मल हमारा प्रतिरोध, क्या था ये हमारा R नॉर्मल प्रतिरोध था, इसको हमने उठाना है। तो उठाएंगे तो क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है। कौन है तू, विशिष्ट है पगले, क्यों रोता है। तो हमने इसको बोला विशिष्ट प्रतिरोध। तो बोले अब वो रोते रोते क्या पूछेगा, अच्छा मैं विशिष्ट हूं, तो आर की यदि यूनिट ओम थी तो मेरी यूनिट बदली कि नहीं तुमने। तो बोले बदली ना पगले, विशिष्ट है ना तू, तो इसलिए हमने तेरे को ओम मीटर बोला। क्या बोला, ओम मीटर। क्या बोलेंगे, ओम मीटर बोलेंगे। आ गया समझ में। इसको अपन यहां से निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल के बताता हूं आपको। देखो ये रो निकालना है अपने को, रो, तो रो को वहीं रहने दिया, ए बटे में था इधर गुणा में चले जाएगा, रो एल के साथ गुणा में था तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ये तो आते ही होगा आपको। तो रो बराबर आर ए बटे एल करेंगे हम, रो बराबर आर ए बटे एल करेंगे। अब आर का मात्रक हमने पढ़ा है ना ओम, पढ़ा है कि नहीं, ओम पढ़ा है। ए का मात्रक क्षेत्रफल होता है तो मीटर का वर्ग बोलते हैं हम उसको, और एल मतलब लंबाई, लंबाई किस में मापेंगे, मीटर में। तो ये 1 मीटर से मीटर को काट देना, कैंसिल कर देना, तो ओम मीटर दिख रहा है आपको, ओम मीटर इसका मात्रक आ गया। वो भी खुश, अरे भयंकर, बोले विशिष्ट कर दिया और मात्रक भी चेंज कर दिया, अब रो नहीं रहा वो, अब खुश होते हुए जाएगा वो। ठीक, आगे बढ़ते। अब हमने जो चालक पढ़ा था ना उसमें ओम्स नियम भी आ जाएगा। देखो चालक में 2 प्रकार के चालक होते हैं जो ओम्स के नियम का पालन करते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको बोलेंगे ओमीय चालक। क्या बोलेंगे, ओमीय चालक। और दूसरे प्रकार के चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो अनओमीय चालक। आ गई बात समझ में, लिख लेना कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक ओमीय चालक कहलाते हैं और जो पालन नहीं करेंगे उनको अनओमीय चालक कहेंगे। ठीक है, लिख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, जो प्रतिरोध है ना हमारे, हम उनको प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका मैं आपके सामने ये बना रहा हूं, और दूसरा तरीका इस प्रकार से, दूसरा तरीका इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 प्रकार से हम हमारे प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। पहला जो तरीका है, ये वाला जो तरीका है, उसमें उनने श्रृंखला बनाई है ना, जैसे मानव श्रृंखला बनाते हम तो हाथों में हाथ रख के मानव श्रृंखला बनती कि नहीं बनती है ना, वैसे ये प्रतिरोध की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है, प्रतिरोध की श्रृंखला है। तो यहां पर मान लो एक प्रतिरोध है R1, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, तो 1 वाले को बोलेंगे R1, 2 वाले को बोलेंगे R2, 3 वाले को बोलेंगे R3। अब इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब अपन ने जो पहला पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते, जैसे पहला रंबल आ गया है ना, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होते हैं तो उनको रंबल बोलेंगे। रंबल आ गया, दूसरा नंबर फिर से आ गया, फिर तीसरा फिर से आ गया, तो स्पीड बढ़ा पाएंगे क्या हम, नहीं बढ़ा पाएंगे। बढ़ा पाएंगे क्या, नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ गया ना, क्योंकि वो ज्यादा आ गए, सीरीज में जुड़ के आ गए। तो प्रतिरोध R बराबर, कुल प्रतिरोध निकालने को आता है क्वेश्चन कि सीरीज में 3 प्रतिरोध है, उनका कुल प्रतिरोध आप निकालिए। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको करना है। क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हम करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते कि भैया 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो बताओ कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। आ गई बात समझ में, सबको सिंपल जोड़ देंगे, जोड़ते तो आते ही है हमको। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तो इसका टोटल या कुल प्रतिरोध कितना होगा, 9 ओम होगा।
पहला हो गया क्लियर हमारा, ये श्रेणी क्रम था। अब समांतर क्रम पे आते हैं, तो इसमें भी 3 प्रतिरोध हमने जोड़े, R1 R2 R3। कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध जोड़े, एक R1 जोड़ दिया, एक R2 जोड़ दिया, एक R3 जोड़ दिया। तो इसमें 1/R निकलता है, इसमें R नहीं निकलता, इसमें क्या निकलेगा? 1/R निकलेगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गया समझ में? 3 प्रतिरोध का निकाल रहे, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब भी हमें श्रेणी क्रम निकालना है तो तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे, और जब हमको समांतर क्रम निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोल के देखो, अब श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो क्या करेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि हमें समांतर क्रम में जोड़ना है तो R निकलेगा कि 1/R निकलेगा? 1/R निकलेगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गया समझ में? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल में वही ले लो, 2 3 4, 2 ओम 3 ओम 4 ओम। 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 की जगह हम रख देंगे 2, R2 की जगह हम रख देंगे 3, R3 की जगह हम रख देंगे 4। आ गई बात समझ में? अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो 2 3 4 का एलसीएम मेरा कितना आया? 12 आया मेरा एलसीएम। अब 12 आया, 12 से ऊपर गुणा कर दो, तो 2 का 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार, प्लस 3 से 12 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ऊपर जोड़ा मैंने, तो मेरा कितना आया? 13/12। क्या आया? 13/12। क्या आया? 13/12 आया। तो 1/R का मान आया ना? ये किसका मान आया? 1/R का। और हमें किसका निकालना है? R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा 12/13। मतलब उल्टा कर दो, 1/R बराबर 13/12 है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो R आ जाएगा, जो कि होगा 12/13। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? तो देखो इसका आंसर आ गया 12/13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम। कूलाम नाम सुना है क्या? सुना है ना हमने, आवेश का मात्रक था कूलाम। तो देखो कूलाम का जो नियम है ना, वो विशेष है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऐसा क्या विशेष रहा इसमें कि इसका मात्रक ही रख दिया आवेश का, आवेश का मात्रक ही इसका सरनेम रख दिया। ऐसा क्या विशेष कर दिया इसने? तो दुनिया में हर इंसान ये बता सकता था कि भैया 2 प्लस को लेके आओ तो वो दूर भागेंगे, 2 प्लस को आप लेके आ रहे हो ना तो वो दूर भागेंगे, और 2 माइनस और 1 प्लस को लेके आ रहे हो तो वो पास में आएंगे। मतलब विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये तो दुनिया का हर इंसान बता सकता था, लेकिन कितना होता है ये इसने बताया, कूलाम ने। कितना होता है? कूलाम ने बताया। और क्या बताया कि देखो भैया, मैंने रखा एक प्लस Q1 आवेश, एक Q1 आवेश रखा, ऐसा मान लो। क्या रखा मैंने? Q1 आवेश रखा, एक दूसरा Q2 आवेश रखा। इन दोनों को बीच की दूरी जो मैंने नापी वो R थी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? R थी। और आपको यदि बल निकालना है तो इन दोनों आवेशों का गुणा कर दो, Q1 गुणा Q2 कर दो, और इनके बीच की दूरी का वर्ग से भाग दे दो। तो इनके बीच की दूरी R थी, बटे में आ जाएगा R²। आ गई बात समझ में? Q1 इंटू Q2 बटे में R²। ठीक है, और ये बोला था कि इसके समानुपाती होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश आप बढ़ाते जाओगे बल भी तो बढ़ते जाएगा, और जितनी ज्यादा दूरी रखते जाओगे बल का मान क्या होते आएगा? कम होते आएगा। तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। यहां पर फिर से समानुपाती आया, तो समानुपाती का चिन्ह हटा के अब आप समझ गए होंगे कि एक नियतांक लगाना पड़ता है। और यहाँ पर ये नियतांक का मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इसका मान होता है। ठीक, आ गई समझ में बात? तो ये F हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है कूलाम? समझ में आ गया, क्योंकि इसने बता दिया कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, ये बताया इसने। ठीक है, बल का मात्रक क्या? न्यूटन भैया। कौन? न्यूटन, है ना? कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। विज्ञान जब भी पढ़ोगे आप, विज्ञान में आप फिजिक्स पढ़ोगे तो न्यूटन भैया से दोस्ती कर लेना, क्योंकि आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे वो, है ना? तो ये हमारा था कूलाम का नियम। आ गई बात समझ में? अब बढ़ रहे हैं हम आगे। आगे का हमारा जो है वो है किरचॉफ के नियम। तो कूलाम के नियम हट जाएंगे, अब किसके नियम आ जाएंगे? किरचॉफ के नियम आ जाएंगे। कौन आ गए? किरचॉफ भैया आ गए हमारे। सब नाम याद रखना, पहले हमने ओम्स का नियम पढ़ा, फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ भैया का नियम। ठीक है, अब है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ भैया ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। पहला जो नियम है, प्रथम नियम जो है
पहला जो नियम है, प्रथम नियम, वो आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा नियम है कि किसी जंक्शन पर, देखो मैं बनाता हूं जंक्शन, जैसे हमारा है विद्युत परिपथ, ये इस प्रकार का विद्युत परिपथ है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पर बना दिया कोई दूसरा प्रतिरोध है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, R1 R2 नाम के दो प्रतिरोध लगे हुए। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये बिंदु को हम बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन या नोड, जंक्शन या नोड बोलेंगे। ठीक है, जंक्शन या नोड बोलेंगे। हिंदी में आप इसको संधि बोल लो, जंक्शन या नोड या संधि। इस संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ भैया का पहला नियम था। आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। पहला नियम, जिसको हम धारा का नियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि धारा की बात ही की है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? धारा का नियम बोलेंगे। आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अब आप देखोगे तो नियम में कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है भैया। जो आएगा वो तो जाएगा ना, तो आने वाली धारा है तो जाने वाली के बराबर ही तो होंगी। कहां से अलग कहीं होगा क्या? नहीं होगा। आ रही है तो जाएगी भी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब धारा का जो नियम है ये किस पे निर्भर करता है? धारा किस पे निर्भर करती है? आवेश प्रवाह की दर पर निर्भर करती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षण का नियम किरचॉफ का कौन सा नियम है? पहला नियम या दूसरा नियम? तो धारा आवेश पर निर्भर करती है, तो आवेश संरक्षण का नियम हमारा पहला नियम हो जाएगा। पहला नियम हमारा क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण का नियम। यह आपको याद रखना है। आवेश संरक्षण का नियम कौन सा होगा? पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, अगला नियम, दूसरे नियम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। दूसरे नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा नियम हमारा क्या बोलेगा? दूसरा नियम ये बोलता है कि परिपथ का कुल विभवांतर 0 होता है। परिपथ का कुल विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। कुल विभवांतर शून्य होता है। अब ये बात कर रहा है विभव की, और मैंने आपको विभव की परिभाषा बताया कि भैयू आवेश को अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती कि नहीं होती? ऊर्जा होती है। तो यहां पर ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम होता है। ये बात आपको याद रखना है। कुल विभवांतर 0 होने का क्या मतलब है? कुल विभवांतर 0 होने का मतलब है कि बैटरी हमको विभव दे रही है और ये जो प्रतिरोध है वो विभव ले रहे हैं। तो बैटरी देने वाली और ये खाने वाली, तो जितना देंगी उतना ये सब खा जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है ना? या जितना ये खाएंगे उतना बैटरी देंगी। ये हमारा दूसरा नियम था, किरचॉफ का सेकंड लॉ था। ये बात आ गई समझ में? ये हमारे किरचॉफ के नियम थे। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। इतनी देर रखकर यहाँ तक पहुंचे हो तो थोड़ा सा और अपने को आगे चलना है, ताकि इसी एक वीडियो में हम हमारा पूरा टॉपिक खत्म कर ले। ठीक है, ये टॉपिक विद्युत इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक इसलिए ही उठाया है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे व्यापम की एग्जाम दे दो, आप चाहे रेलवे दे दो, आप चाहे एसएससी दे दो, और वो सारी एग्जाम जिसमें विज्ञान पूछा जाता है ना, फिजिक्स जिसमें आता है, उसमें सब में विद्युत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा देखते हुए कि यदि आपको कोई नियम आएगा तो उड़ा दोगे कि नहीं एग्जाम में। यदि आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, अभी हम करने वाले न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी उड़ा दोगे आप। ठीक है ना? कोई यदि आपसे पूछे कि आप मात्रक बताओ, तो मात्रक भी आसानी से आप कर सकोगे। इस प्रकार के वीडियो हम बना रहे हैं और ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भारी करा के मैंने अभी तक? आप मुझे कमेंट करके बताना कि ज्यादा भारी तो नहीं करा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हमारा विद्युत लेपन। कौन सा टॉपिक है? विद्युत लेपन हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं विद्युत लेपन मतलब होता है कि किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, है ना? किसी धातु पर यदि दूसरी धातु की परत चढ़ाते तो उसको क्या बोल रहे हैं? विद्युत लेपन बोल रहे हैं हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम जैसे लोहे को यदि जंग से बचाना है तो परत चढ़ा सकते ना परत। लोहे को यदि जंग से बचाना है तो आप उसकी परत चढ़ा सकते। गैल्वेनाइजेशन होता है जस्ते की परत चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन मतलब जस्ते की यदि आप परत चढ़ा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। और ये परत चढ़ाने का जो काम है,
परत चढ़ाने का जो काम है एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यदि इसमें हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लेपन होगा ना उसको हम विद्युत लेपन बोलेंगे। लेपन मतलब परत चढ़ाना। यदि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के द्वारा चढ़ाया जा रहा है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के द्वारा यदि चढ़ाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे विद्युत लेपन। अब विद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है, तो देखो ये हमारा एक है बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में दो रॉड लगा देते हैं, हम दो छड़े इस्तेमाल करते हैं। ये छड़े हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एक को बनाना है एनोड और एक को बनाना है कैथोड, और इसमें हम मिलाएंगे एक द्रव, द्रव का नाम है कुछ भी द्रव, कोई सा भी द्रव मिला सकते हैं, और इस द्रव को हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे, क्योंकि इससे विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया करने के लिए जो द्रव इस्तेमाल किया गया उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। ये दो जो छड़े यूज किए हैं इसमें एक छड़ हो जाएगी कैथोड की, एक छड़ कौन सी, कैथोड, और एक छड़ होंगी एनोड, एक होंगी कैथोड एक होंगी एनोड। कैथोड याद रखना आपको माइनस होता है, कैथोड कैसा होता है माइनस, और एनोड कैसा होता है प्लस होता है, ठीक है। तो जो प्लस होता है एनोड वो किसको आकर्षित करेगा, वो माइनस को आकर्षित करेगा। तो इसमें जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है, इसमें यदि कोई आपके नेगेटिव आयन है तो वो सब किस पे जमा हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। नेगेटिव जो भी आयन है, जो भी ऋणात्मक आयन रहेंगे वो कहाँ पर जमा हो जाएंगे, वो यहाँ पर आपके जमा होने वाले। जैसे आपने AgNO3 मिलाया है, क्या मिलाया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट लिया आपने, क्या लिया, सिल्वर। AgNO3 मतलब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया है। तो इसमें Ag जब टूटेगा तो वो प्लस में टूटेगा, और NO3 जब टूटेगा तो वो माइनस में टूटेगा। तो ये हमारा NO3 माइनस ऋणात्मक वाला आयन हो गया, और Ag हमारा सिल्वर प्लस वाला आयन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये एनोड पर कौन सा जाएगा, माइनस वाला, तो इसके बाहर ये परत किसकी चढ़ जाएगी, ये चढ़ जाएगी NO3 माइनस की परत। आगे समझ में। और कैथोड है हमारा नेगेटिव, तो इसकी तरफ कौन भागते हुए जाएगा, प्लस वाला, तो ये चांदी हमारी इसके पास जमा हो जाएगी यहाँ पर। तो चांदी ही चांदी हो गई है ना, इस पर छड़ पे जमा हो गई कि नहीं, तो चांदी ही चांदी, वो छड़ को निकाल लो, चांदी को अलग कर लो, हो गई चांदी अलग। आगे बात समझ में। तो चांदी को अलग करने के लिए भी विद्युत अपघटन की क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और परत चढ़ाने के लिए विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करें तो उसको विद्युत लेपन बोलते हैं। बात आ गई समझ में। बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा, अब ज्यादा मेहनत नहीं है। अब कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, वो याद करने वाले टॉपिक है। जैसे मैं लिखते जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करना और उसको याद करना है। 3 बार दोहराने वाले हम, ठीक है। पहला है बल्ब का फिलामेंट। पहला क्या है, बल्ब का फिलामेंट। ये किसका बना होता है, तो ये आपको याद रखना है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। दूसरी बात है कि विद्युत प्रेस जो होती है, विद्युत प्रेस जो होती है उसमें कॉइल आती है। तो विद्युत प्रेस की कॉइल ये किसकी बनी होती है, विद्युत प्रेस की कॉइल आपको बताना है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत कॉइल की प्रेस। 2 बातें समझ गए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होगा, टंगस्टन का। किसका बना होगा, टंगस्टन का। दूसरी बात, विद्युत प्रेस की कॉइल किसकी बनी होंगी, तो ये हमारी नाइक्रोम की बनती है। किसकी बनती है, नाइक्रोम की बनती है विद्युत प्रेस की कॉइल, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब एक बात याद रखना, एक और क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वो है आर्गन। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है ट्यूबलाइट में। कौन सी गैस, आर्गन गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में। और आर्गन के बारे में आपको याद रखना है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। पाई जाने वाली अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, ठीक है। समझ गए। अक्रिय गैस पूछे सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में, तो वो है हमारी आर्गन। बात आ गई समझ में। और ट्यूबलाइट में भी यही पाई जाएगी। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और प्रेस की जो कॉइल है वो बनी होती है नाइक्रोम की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कौन से यंत्र जो होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनेगा। नाइक्रोम से क्या बनाएंगे हम, किसी भी प्रकार की कॉइल यदि बनाना है ना तो वो नाइक्रोम की बनाएंगे। कॉइल हीटर की हो,
प्रेस की हो, हेयर ड्रायर की हो, किसी की भी कॉइल हो तो उसको याद रखना, कॉइल आ गई ना, कॉइल मतलब नाइक्रोम, कॉइल मतलब नाइक्रोम आ गई। आर्गन होती है अपनी ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में क्या होती है, ऑर्गन होती है, ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ठीक है, अब आगे कर रहे हैं हम कि ऊर्जा को बदलने वाले यंत्र। पहला आता है डायनमो, डायनमो या जनरेटर, डायनमो या जनरेटर। ठीक है, डायनमो या जनरेटर। जनरेटर आपने देखा होगा पहले शादियों के बाहर लगता था जनरेटर, जिसकी आवाज डीजे से भी ज्यादा आती थी, है ना। डीजे पहले डीजे को परमिशन ही इसलिए देते थे क्योंकि वो उसकी आवाज को, जनरेटर की आवाज को कम कर सके। सुना है कि नहीं आपने, पहले यदि शादियों में जाते होंगे तो जनरेटर की आवाज जरूर आपको सुनने को मिलती होगी, भले आपका डीजे बज रहा है ना। अब क्यों बंद कर दिया डीजे, क्योंकि साइलेंट वाले जनरेटर आ गए, इसलिए डीजे भी बंद कर दिया, आप जरूरत ही नहीं है। तो जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है हमारा जनरेटर या डायनामो। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आपको डीजल देना पड़ता है ना उसको चलाने के लिए, मशीन चलाना है आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी, या फिर हाथ से चला लो, है ना। तो मोटर चलाना है उसमें तो डीजल की जरूरत पड़ेगी। हम जो काम करते हैं, मशीन जो काम करती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। हम जो काम करेंगे, मशीन जो काम करेंगे उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। और उसके बाद वो क्या बदल के दे रहा है, पंडाल हमारे रोशन हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलेगा। हमारे घर में होती है विद्युत मोटर, होती है विद्युत मोटर। तो ये विद्युत मोटर जो है ये क्या काम करती है, पानी चढ़ाने का काम करती है। तो यदि इसको आप विद्युत ऊर्जा नहीं दोगे, बटन चालू नहीं करोगे, तो क्या चालू होंगी क्या मोटर, नहीं होंगी। तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा दी आपने, विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। यदि यह यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलती, यदि ये पानी नहीं चढ़ाती, तो पानी ऊपर टंकी में कौन चढ़ाता, हम लोग चढ़ाना पड़ता, हमको चढ़ाना पड़ता, बाल्टी से डालना पड़ता जा जाके, हमारा काम कर रही ना ये, तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही, विद्युत दे रहे और यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल रही है। तीसरा जो हमारा उपकरण होता है, तीसरा आपको याद रखना है माइक्रोफोन। क्या याद रखना है, माइक्रोफोन याद रखना है। माइक्रोफोन अपने मोबाइल में होता है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन से हम ध्वनि देते हैं, उसको ध्वनि दे रहे हैं, ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने का काम करती है। ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने का काम करता है हमारा माइक्रोफोन, विद्युत सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है ना, ध्वनि सिग्नल को किस में बदल रहा है, विद्युत सिग्नल में। ये मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन मेरा क्या कर रहा है, मेरी आवाज को ले रहा है और इसको वायर के थ्रू आप तक पहुंचा रहा है। वायर के थ्रू ये जा रहा है, वायर के थ्रू कौन सा जाएगा, क्या आवाज जाएगी, क्या नहीं जाएगी, कौन जाएगा, विद्युत सिग्नल जाएंगे, तो विद्युत सिग्नल में बदल रहा है। ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल रहा है। ठीक है, आगे हमारा 4th नंबर पे आता है ट्रांसड्यूसर। क्या आता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसड्यूसर एक अलग चीज होती है जो कि अविद्युत सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलती है। अविद्युत सिग्नल को विद्युत सिग्नल में या विद्युत सिग्नल को अविद्युत सिग्नल में बदलने का काम करता है हमारा ट्रांसड्यूसर। तो आपको याद रखना है ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कोई भी अविद्युत राशि लिया उसको विद्युत राशि में बदल देगा, कोई भी विद्युत राशि लिया उसको अविद्युत राशि में बदल देगा। मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है हमारा ट्रांसड्यूसर। बात आ गई समझ में। पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारे ट्रांसफार्मर। पांचवा क्या है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण होता है और ये आपको याद रखना है कि विभव को कम या ज्यादा करने के लिए उपयोग आता है। विभव को कम मतलब नीचे और या ज्यादा करने में उपयोग आता है, करने में उपयोग में लाया जाता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, बाहर आपने देखा होगा डीपी के ऊपर लगा होता है हमारा ट्रांसफार्मर, देखा है कि नहीं देखा है। ट्रांसफार्मर विभव को कम या ज्यादा करने के काम आता है। तो ये दो प्रकार के आते होंगे ना, एक होता होगा जो कम कर रहा है, एक होता होगा जो बढ़ा रहा है। तो जो कम करने वाला है, विभव को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे हम उसको बोलेंगे अपचाई, क्योंकि वो नीचे ले जा रहा है तो अप करेगा वो। ठीक है ना, अप मतलब नीचे, ठीक है, नीचे ले जाएगा मतलब वो। और ऊंचाई मतलब होता है उसको बढ़ाने वाला। देखो आप कंपेयर करो दोनों की,
ऊंचाई, उच्च आ गया, उच्च मतलब बढ़ाना, अपचाई मतलब कम करना। अब एक उच्च आ गया तो दूसरा निम्न ही करेगा ना, तो बढ़ाने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और घटाने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे हम। बात आ गई समझ में। इंग्लिश में अपचाई को बोलते हैं स्टेप डाउन, डाउन मतलब नीचे ले जाना, और ऊंचाई को बोलते हैं स्टेप अप, अप मतलब ऊपर ले जाना। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफार्मर तक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बस खत्म ही करने वाले टॉपिक को, थोड़ा सा और है, एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे वीडियो को हमारे। इसके साथ ही हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, और लास्ट में आपके लिए कुछ मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ के जाऊंगा, उसका जवाब आप जरूर दे देना। यदि वीडियो को सीखा है आपने तो वो बहुत ही भय्यू क्वेश्चन है, वो आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है ना। देखो, हमने प्रतिरोध को लगाया था श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध को जब हमने श्रेणी क्रम में लगाया था तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था हमने। ठीक है, और समांतर क्रम में जब हम समांतर क्रम में लगाया तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखा कि नहीं लिखा? हमने लिखा ना। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमने लिखा। तो सेम टू सेम जैसा ये यहाँ पर प्रतिरोध में हमने लिखा ना, यदि आपको प्रेरकत्व आ जाए, क्या आ जाए? प्रेरकत्व आ जाए, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। प्रेरकत्व को L से दर्शाते हैं, इंग्लिश में इसको इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडक्टर। और L से इसको दर्शाया जाता है, तो L आ जाए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, ये हमने प्रेरकत्व के बारे में देखा। प्रेरकत्व एकदम वैसा ही होता है जैसा हमने हमारे प्रतिरोध को देखा था। और एक और आता है आपका संधारित्र। क्या आता है? संधारित्र आता है, जिसको हम C से दर्शाते हैं। तो याद रखना कि ये इन दोनों का उल्टा चलता है। C कैसा चलता है? उल्टा चलता है C। तो श्रेणी क्रम में C कैसा होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यदि आपके समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो, इसलिए इसको आप मैं बार बार बता रहा हूं, आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और हमारे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। R और L एक जैसे, C चलता है उल्टा। समझ गए? याद रखना है इसको। बढ़े आगे। अब हमारा फ्यूज तार, एक और टॉपिक समझने का बचा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये पूरा की पूरा टॉपिक कवर करने के लिए इतना समय तो लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो देखो, एक हमारा आखिरी टॉपिक कौन सा है? फ्यूज तार। कौन सा टॉपिक है? फ्यूज तार हमारा एक टॉपिक है, तो उसको लिख लेते हैं हम। फ्यूज तार क्या होता है? तो देखो, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। ये हमारा है मीटर, घर में मीटर लगा होता है मीटर, तो यहां पर लगा है मीटर, और उससे दो तार हमारे आ रहे हैं निकलकर। एक तार होता है लाल वाला और एक तार होता है हमारा काला वाला। ठीक है, एक तार हमारा लाल है, एक तार हमारा काला है। तो जो लाल तार होता है ना, वो लाइन वाला तार होता है। कौन सा? लाइन वाला तार होता है, इसमें से धारा बहती है। ठीक है, और एक वाला जो है ये काला वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल वाला वायर है ये हमारा, ब्लैक वाला, और रेड वाला हमारा लाइन वाला होता है। इसको छूना नहीं, इसको छूना मना है। इसमें से क्या बह रही है? धारा बह रही है। ठीक है, अब ये हमारे दो वायर हमारे घर में पूरे चल रहे हैं। ये दोनों वायर हमारे कैसे चल रहे हैं? समांतर दिख रहे कि नहीं आपको? पूरे घर में हमारी जो लाइन डली होती है ना वायर की, वो पूरी समांतर लाइन डली होती है। ठीक है, अब इसके बाद इनके बीच में हम क्या करते हैं? हमारे उपकरण को जोड़ देते हैं। ये लगाया पंखा, ठीक, ये हमारा लग गया यहाँ पर AC, ठीक, ये हमारा लगा दिया हमने हमारा कूलर, ठीक, हमारा लगा दिया हमने टीवी, फ्रिज। ये इस प्रकार के उपकरण हमने बीच में लगा के रखे हुए। तो याद रखना कि उपकरण कैसे लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। उपकरण कैसे लगाएंगे हम? समांतर क्रम में लगाएंगे घर में। याद रखना कि घर में जो बिजली के उपकरण लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। यदि श्रेणी क्रम में लगा देते ना, एक बटन बंद करते सब बंद हो जाते, और एक बटन चालू कर देते सब चालू हो जाते। और अभी केस में क्या होता है? अभी के केस में आप जो उपकरण चालू करने वाले हो उसका बटन दबाते हो, इसका मतलब समांतर क्रम में हो आप। किस क्रम में हो? समांतर क्रम में हो। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। अब जो फ्यूज तार होता है ना, फ्यूज तार का उपयोग क्या है उसके पहले कुछ प्रोसेस समझ लो आप। लो कि फ्यूज तार नहीं होता तो कैसा होता? फ्यूज तार अभी नहीं लगा हुआ है, तो देखो ये धारा आ रही है, यहां से पंखा चल रहा है, अच्छा लग रहा है,
एसी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद टीवी चल रहा है तो बहुत मजा आ रहा है देखने में, है ना। फिर हमारा है कूलर, गर्मी में और लगा रहे हो तो कूलर भी चल रहा है, सब चला दिया हमने, ठीक है ना। समांतर क्रम में चलाते हुए सब चला दिया हमने। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन हो गया शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब धारा के मार्ग में रुकावट आती है, उसको हम प्रतिरोध बोलते कि नहीं बोलते, प्रतिरोध बोलते ना। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा ना तो वहां पर प्रतिरोध शून्य के बराबर हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है प्रतिरोध जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो मान लो किसी उपकरण में यदि शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी उपकरण में शॉर्ट सर्किट हुआ तो धारा आई, उसने देखा कि भैया शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वो क्या करेंगी, सबको और बुला लेंगी कि आ जाओ आ जाओ। यहां पर क्या मिल गई, अपने को एकदम अच्छा रास्ता मिल गया, है ना। जनरली अपने पास भी 3 रास्ते हो, एक कांटे से भरा हो, एक पे पत्थर हो और एक पे फूल बिछे हो, तो हम किससे जाएंगे, फूल वाले रास्ता को चुनेंगे कि नहीं। तो धारा भी वैसे ही करती है, उसको शॉर्ट मिला, शॉर्ट सर्किट मिला तो वो क्या करेंगी, शॉर्ट सर्किट से जाना पसंद करेंगी। तो अपने साथ वालों को भी बुला लेती हूँ, आ जाओ भैया आ जाओ। तो अब इधर से ट्रक भर भर के करंट आ रहा है, ट्रक भर भर के करंट आ रहा है, तो वो करंट तो आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये झेल पाएंगे क्या, पंखा नहीं झेल पाएगा, फूट जाएगा बम, एसी फूट जाएगा बम, है ना। इधर से जो भी उपकरण लगे ना वो सब फूटते जाएंगे और लग जाएगी आग। तो शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग वो इसी कारण लगती थी, इसी प्रकार से लगती थी। ट्रक भर भर के करंट आता था, तो वो करंट को रोकने के लिए हमने लगाया है फ्यूज तार। क्या लगा दिया आपसे, फ्यूज तार लगा दिया है। और वो लगाते हम लाइन वायर में, किस में लगाएंगे, लाइन वायर में लगाएंगे हमारा फ्यूज तार। फ्यूज तार भी एक प्रकार का तार होता है जिसको हम लाइन वायर में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये जो नीले कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा फ्यूज तार है। कौन सा तार है, फ्यूज तार है। अब उसको जैसे ही शॉर्ट सर्किट मिला तो धारा ने बुलाया बहुत सारे करंट को, ट्रक भर भर के करंट आया, तो ये करंट यहां तक जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो तार है ना ये गर्म हो जाता है, और गर्म होते से ही ये गल जाएगा, ठीक है, गर्म होते से ही गल जाएगा। तो अब यहां पर गड्ढा हो गया, धारा कूद के थोड़ा जा सकती, तो अब ये सर्किट ही टूट गया, तो ये पूरा की पूरा हमारा घर का जो सिस्टम है वो सही सलामत बचा रह जाएगा। तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते, सुरक्षा के लिए करते। क्यों करते, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। फ्यूज तार का इस्तेमाल क्यों कर रहे, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, कैसा लगा रहे हैं हम इसको, तो इसको हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कैसा लगाया जाता है, फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक और बात याद रखना, यदि इसका गलनांक कम नहीं होगा तो ये पूरा घर जल जाएगा, उसके बाद भी देखते रहेगा कि वाह वाह कितना अच्छा जल रहा है ना। फ्यूज तार क्या करेगा, यदि इसका गलनांक ज्यादा हुआ तो ये तो गलेगा ही नहीं ना, गलेगा नहीं तो धारा तो बहते रहेंगी, उपकरण सब फूट जाएंगे, घर में आग लग जाएगी, और अपना जो फ्यूज तार है वो तो देखते ही रहेगा। तो इसलिए इसका गलनांक क्या रहता है, इसका गलनांक कम रखते, ताकि जैसे ही धारा की मात्रा ज्यादा हो ये गल जाए। आ गई बात समझ में, गलनांक कम रहता है। और इसका प्रतिरोध को उच्च रखा जाता है। प्रतिरोध को क्या रखना है, उच्च रखना है। उच्च प्रतिरोध का ये तार होता है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक का तार हम यूज करते हैं फ्यूज तार के लिए, सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है। और ये बनता किसका है, तो बनने के लिए अब फिर से हमारे जो छोटू भैया थे, हमारे जो आभासी स्टूडेंट थे, उसको हम उठाते हैं। और देखो वो किधर देख रहे, ऊपर हम अपने टीन के घर देखे होंगे तो ऊपर लगे होते हैं टीन, और सुबह हम देखते हैं हमारा चेहरा शीशे में, देखते कि नहीं, शीशे में चेहरा और ऊपर लगे होते हैं टीन। तो छोटू भैया ऊपर देख रहा है, फिर शीशे में देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, फिर शीशे में देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, फिर शीशे में देख रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, भैया ये फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज हो गया, छोटू भैया का फ्यूज उड़ गया। तो देखो हम देख रहे हैं टीन की तरफ, मतलब छोटू भैया देख रहे हैं टीन की तरफ, और किसकी तरफ देख रहे हैं, शीशे की तरफ। किसकी तरफ, शीशे की तरफ। तो इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है फ्यूज तार। और टीन का होता है 63%, मतलब छोटू भैया ऊपर ज्यादा देख रहे टीन की तरफ और शीशे की तरफ देख रहे 37%। तो ये बातें आपको याद रखना है फ्यूज तार के बारे में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और टीन और शीशे का बनाया जाता है, जिसमें 63% टीन मिलाते, 37% शीशा मिलाते। बात आ गई समझ में। तो ये था हमारा फ्यूज तार। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना अब, ठीक है ना। अब बढ़ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, चलिए करते हैं। अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के
तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो हमें बताना है कि विद्युत परिपथ में आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश का परिमाण याद करना है। तो क्या दे रही है, देखो पहले हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। सबसे आखिरी वाली लाइन पे गए हम, आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, जिसमें विद्युत धारा भी हो। तो I बराबर Q/T हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, I बराबर Q/T आपने पढ़ रखा है। I का मान इसमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 10 मिनट। कितना समय दिया हुआ है, 10 मिनट का समय दिया हुआ है हमें हमारे क्वेश्चन में। I का मान दिया है, समय दिया है। तो क्या हम Q नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते। Q बराबर I का T में गुणा हो जाएगा तो IT, Q बराबर IT। यहाँ पर I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, T का मान दिया है 10 मिनट। मिनट को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 का हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दशमलव हटा के बटे में आ जाएगा 10। ये 10 से 10 कट गया तो 5 छंग 30, तो आ गया 300। Q का मान आ गया 300 और Q मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलाम। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। I हमें दिया हुआ था 0.5 एम्पियर, T का मान 10 मिनट दिया हुआ था, हमें बोला आवेश निकालने का। तो हमने I का फॉर्मूला लगाया, I बराबर Q/T। Q निकालना है तो T को उधर भेज देंगे तो IT हो जाएगा। I का मान निस्ता रख दिया 0.5, T का मान डायरेक्ट रख दिया 10। 10 मिनट को सेकंड में बदलना है तो मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 का गुणा कर दिया, दशमलव हटा के बटे में 10 लगाया, 10 से 10 काट दिया और 60 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। और Q मतलब आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो Q बराबर 300 कूलाम हमारा आंसर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर दिया है, 2 कूलाम आवेश दिया है, कार्य हमें निकालना है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है ये विभव का। विभव बराबर हमने पढ़ा है W/Q, विभव बराबर हमने पढ़ा है W/Q। तो यहां पर हमें W निकालना है। V बराबर हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। V बराबर कितना दिया, 12 वोल्ट, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे। दूसरा Q बराबर आवेश हमें दिया है 2 कूलाम। आवेश कितना दिया है, 2 कूलाम का आवेश दिया है। V बराबर 12 वोल्ट है, Q बराबर 2 कूलाम दिया हुआ है और हमें W निकालना है। तो वैल्यू रख देंगे, V की जगह 12, W नहीं पता, Q बराबर 2। तो W बराबर कितना, 12 का 2 में गुणा हो जाएगा 24। और W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। W मतलब कार्य, कार्य का मतलब होता है जूल। तो ये इसलिए J लिखा हुआ है मेरा, 24 जूल हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में। छोटे छोटे भैयू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मत सोचना कि छोटे क्वेश्चन तो नहीं आते, ये गलतफहमी में मत रहना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। एक आपको वो कर लेना है श्रेणी क्रम वाला, 2-3 प्रतिरोध जुड़े हैं और उसका प्रतिरोध क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिरोध वाला ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध पे बेस्ड। आप देख पा रहे होंगे 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए, एक के नीचे एक जुड़े हुए। कौन कौन से, 9 ओम का प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है हमारा 9 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है हमारा 4 ओम का और तीसरा प्रतिरोध हमारा है 12 ओम का। ये 3 प्रतिरोध हमारे जुड़े हुए हैं। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध कैसे जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/R बराबर 1/R1 मतलब 9 प्लस 1/R2 मतलब 4 प्लस 1/R3 मतलब 12। ठीक है, अब हम ले लेंगे लघुत्तम। तो 12, 4, 9 इसका लघुत्तम कितना आएगा, कैसे निकालते हैं लघुत्तम, 12, 4, 9 का लघुत्तम हमें निकालना है। तो क्या 36 आ जाएगा, क्या ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 हमारा आ गया लघुत्तम, है ना। अब 36 से काटो इसको, 36 को 9 से 36 कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36, यहाँ जाएगा 4,
36 4 से कितनी बार कटेगा, 4 नाम 36 9 बार कटेगा। और 12 से 36 तो 12 तिया 36 3 बार कटेगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 बटे 36, 16 बटे 36 तो क्या 2 से नहीं कट सकते क्या, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से आप काट दो 2 से, 2 चौक 8 और 2 नमे 18, तो 4 बटे 9 आ गया ये। तो ये तो 1 बटे आर का मान है ना, 4 बटे 9, 4 बटे 9 किसका मान है, 1 बटे आर का मान है 4 बटे 9। तो हमें आर का मान चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, पलटा देंगे, तो 9 बटे 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 बटे 4 ओम ये हमारा आंसर है। और ये दिया है दशमलव में, तो इसको भाग देंगे, 4 दूनी 8 तो 2, फिर नहीं जाएगी तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगा दिया, 1 बचा हुआ है 0 लगा दिया, फिर से 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2.2 ओम ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2.2 ओम जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका समांतर क्रम में यदि 3 प्रतिरोध 9 ओम 4 ओम 12 ओम जुड़े हुए हैं तो उसको कैसे करना है, 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये हमारा फॉर्मूला है। R1 का मान है 9, R2 का मान है 4, R3 का मान है 12, नीचे ले आया लघुत्तम तो आया 36, तो 9 से काटेंगे तो ऊपर 4, 4 से काटा तो 9 बार, 12 से काटा तो 3 बार, ऊपर वालों को जोड़ा तो 9 3 12 4 16, ऊपर 16 बचा, नीचे 36 बचा। ठीक है, अब हमने 2 से काटा तो 2 अट्ठे 16 और 18 दूनी 36, 18 बार कटेगा, फिर 2 से काटा तो 2 चौक 8, 2 नाम 18, तो 4 आया ऊपर 9 आया नीचे, तो 4 बटे 9। लेकिन ये मान है 1 बटे आर का, हमें चाहिए आर का मान, तो हम पलटा देंगे इसको, आर बराबर 9 बटे 4 ओम लिख दिया हमने। अब 4 से भाग दिया तो 2.2 ओम हमारा आएगा। जब हमने उसको भाग दिया है तो 2.2 ओम आया, मतलब 9 4 12 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो 2.2 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताना कमेंट बॉक्स में कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अभी तक का समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। यदि वीडियो अच्छे से देखा है तो आराम से जवाब दे पाओगे, नहीं देखा है तो फिर बहुत मुश्किल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर, या ऑप्शन डी है कूलाम। यदि आप रिवीजन करना चाहते हो इकाइयों का तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन की इकाइयां मुझे बता देना कि भैया किसकी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए मतलब ये, ऑप्शन बी मतलब ये, ऑप्शन सी मतलब ये, ऑप्शन डी मतलब ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है, मतलब किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? ऑप्शन है तापमान के, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता के, ऑप्शन सी लंबाई के, या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, या सिंपली बोले तो क्षेत्रफल के। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 ऐसे प्रतिरोधक लिए जाए जिनका प्रत्येक का जो प्रतिरोध है उसका मान R है, 4 प्रतिरोध लिए, चारों का मान R आ रहा है। ठीक है, और आपने जोड़ दिया इनको समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध का संयोजन क्या होगा, ये मैं आपको करके बता देता हूं। ये मैं आपको करके बता देता हूं कि 4 प्रतिरोध लिए हैं, R R R और एक और R ऊपर जोड़ देते हैं। ये 4 हमारे प्रतिरोध हो गए R R R R वाले। अब इनको हमने जोड़ा है समांतर क्रम में। कैसा जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, आपको दिख रहा है समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया, प्लस 1 बटे R4। ठीक है, तो 1 बटे R, ये इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते हैं, ये हम टोटल निकालना चाहते हैं। 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R, क्योंकि सभी का मान R है तो R1 भी R, R2 भी R, R3 भी R, R4 भी R। समझ में आया? अब ये 1 बटे R ये कितनी बार है? 4 बार। तो इसको कैसा लिख सकते हैं? 4 गुणा 1 बटे R लिख सकते कि नहीं? 4 गुणा 1 बटे R लिख सकते कि नहीं? 1 बटे R इक्विवेलेंट को हमने लिखा, 4 गुणा 1 बटे R लिखा, मतलब 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 4 बटे R, तो R इक्विवेलेंट बराबर R बटे 4 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, R इक्विवेलेंट बराबर R बटे 4 होगा। यदि यहाँ पर 3 दिया रहता तो 3 बटे 4 होता, यदि R के जगह 4 दिया रहता तो 4 बटे 4 होता। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो कि जब भी समान प्रतिरोध दिए रहते ना तो टोटल प्रतिरोध को भाग दे देना।
आर दिया था, आर को आप भाग दे दोगे 4 से, क्योंकि 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर किया है विद्युत का। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, क्योंकि बेल आइकन से आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। नहीं तो क्या होता है, हम वीडियो डालते रहते हैं और आपके तक वीडियो की नोटिफिकेशन आती नहीं है, तो वीडियो आप देख नहीं पाते। तो नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखना है ना, इसलिए बेल आइकन को दबा लेना। और बाकी वो सभी सब्सक्राइबर हमारे से जुड़े हुए, वो सब भी ध्यान रखें कि आपने बेल नोटिफिकेशन को दबाया है या नहीं दबाया है। नहीं दबाया है तो जरूर दबा लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। इस बार कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है, समझ गए। एग्जाम आपसे निकलना चाहिए, फोड़ डालना है एग्जाम को। 2020 का साल हमने कोरोना को दे दिया, तो 2021 तो हमारा होना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए इसी ऊर्जा के साथ आपको तैयारी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।